जय हिंद। बिहार स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार का जो इतिहास है इसे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 68वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम होएगा उसमें यहाँ से हमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिहार का इतिहास केबीसी नैनो से ये पूरा कवर कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास बिहार का, इसमें पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक माना जाता है, तो 26 लाख बीसी से लेकर के 9000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है ये पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुआ था। कौन सा अवशेष? तो पूरा पाषाण काल का। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी और उत्कीर्णक जो होता है ये खुरपी को कहा जाता है, यहाँ से प्राप्त हुआ। इसमें पूछा जा सकता है कि ये जो क्षेत्र है कहाँ से सब प्राप्त हुआ, तो गया की जेठियन पहाड़ी और पेमार घाटी से ये प्राप्त हुआ। मुंगेर के भीम बांधो और पैसरा से प्राप्त हुआ। भागलपुर के राजपोखर और मालीजोर से ये प्राप्त हुआ। क्या? तो इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी और उत्कीर्णक ये सब जो पूरा पाषाण काल का जो बिहार से प्राप्त हुआ। तो भागलपुर के राजपोखर, मुंगेर के भीम बांध, गया की जेठियन पहाड़ी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन की जेठियन पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर गया में हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में और नवादा में ये सब देखने को मिला। गया जिले की शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के क्या मिले हैं? तो 2 साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 9000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक का होता है। तो मध्य पाषाण काल, म से मध्य पाषाण और म से मुंगेर, तो याद रखिए क्या हो गया? तो मुंगेर जिले से ये क्या हुआ? तो छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार यहाँ मिले। और नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का है। तो यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पत्थर का सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये चिरांद जो पड़ता है सारण में, मनेर ये पटना में, चेचर और कुतुबपुर ये पड़ता है वैशाली में, ताराडी जो गया में पड़ता है जिले में, और सेनुआर जो रोहतास जिले में ये पड़ता है। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, चिरांद जो सारण में है, हड्डी के उपकरणों के लिए क्या है? तो ये पूरे जो देश में है ये क्या है? तो काफ़ी फेमस है। मध्यकालीन बिहार, इस समय बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ बौद्ध और गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव का माहौल व्याप्त था। इन्हीं परिस्थितियों में मध्य बिहार पर क्या आक्रमण हुआ? तो तुर्क का आक्रमण हुआ। एक केबीसी नैनो से करा रहे हैं मध्यकालीन बिहार, और प्राचीन जो बिहार से था तो थोड़ा नोट्स उसमें का जो इम्पोर्टेंट था उसको इंक्लूड कर लिए थे। सल्तनत काल में मध्यकालीन बिहार के बारे में देख रहे हैं। तो सल्तनत काल जहाँ इम्पोर्टेंट है उसमें हाईलाइटेड इसमें लगा हुआ है। 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति, इसका नाम याद रखिएगा कौन था? तो मलिक हुसामुद्दीन के सहायक कौन थे ये? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनसा नदी के पूर्व ओर सफल अभियान किया। तो तुर्क आक्रमण किसके काल में हुआ? तो बख्तियार खिलजी के समय पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, बख्तियार खिलजी का अभियान के समय सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन, ये नाम इम्पोर्टेंट है। तथा पाल वंश के शासक इंद्र प्रद्युमन पाल था। सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का पूछा जाए तो इंद्र प्रद्युमन पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी जो आधुनिक जो पड़ता है अभी कहाँ? तो बिहार शरीफ पर यह विजय थी। यह विजय उसने कब किया? तो 1198 में यह प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बख्तियारपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी ने 1203 से लेकर के 4 ईस्वी में नदिया जो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो नदिया जो है ये कहाँ? तो बंगाल में पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ था? तो नदिया था। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो लखनौती में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाएगा। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी
कौन था? तब अली मर्दान ने उसकी हत्या कर उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में क्या कर दिया? तो दफन कर दिया। तब बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया? तो उसका एक अधिकारी था, क्या नाम था इसका? तो अली मर्दान के द्वारा क्या कर दिया गया? इसका हत्या कर दिया गया। गुलाम वंश आगे है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अख्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार तथा लखनऊती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से लेकर के 1229 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। तो इल्तुतमिश का पुत्र क्या था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अवध को, बिहार और लखनऊती के तीनों को एक कर दिया और इसका संगठित कब से लेकर 27 से लेकर के 29 तक यहाँ शासन किया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। इस पर स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तब मलिक जानी को नियुक्त किया। ये स्टार इस पर भी लगाइए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तब मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो सैफुद्दीन ऐबक को किया तथा बाद में तुगान खां बिहार का क्या बना? तो राज्यपाल बना। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। बलबन के समय में रौ और रक्त की नीति जो अपनाया था बलबन, इसके समय में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। कौन सा क्षेत्र? तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गया का जो क्षेत्र था ये दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन एक ही में क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि बलबन के समय में दिल्ली में कौन सा क्षेत्र था? तो गया था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज के गया प्रशस्ति में मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गया प्रशस्ति किसके द्वारा है, तो वनराज क्या है ये। लखनऊती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की। लखनऊती के कौन सा शासक? तो तुगरिल खां क्या किया? तो बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279-80 में ईस्वी में क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। खिलजी वंश 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और खिलजी वंश का शासन प्रारंभ किया। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो कहाँ भेजा था? तो दरभंगा भेजा था। शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन के द्वारा कहाँ भेजा गया? तो दरभंगा भेजा गया, परंतु वहाँ का जो राजा थे क्या? तो शक्र सिंह, इसे पराजित कर दिए। अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जो था जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। खालिसा भूमि जो है ये अधिक पैमाने में क्या हुआ? विकसित हुआ। किसके समय? तो अलाउद्दीन के समय। जवाबीत का संबंध किससे है? तो राज कानून से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो द्वार समुद्र को विजय के लिए किसे भेजा? तो मलिक काफूर को भेजा था। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। किस समय? तो तुगलक काल में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक जो है ये वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर जो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। शाहपुर कहाँ है? तो भोजपुर जिला में प्राप्त हुआ खिलजी वंश के कुछ सिक्के। आगे है तुगलक वंश। तुगलक के काल में बिहार की राजधानी जो थी ये बिहार शरीफ, जो वर्तमान में नालंदा जिला में पड़ता है, कहाँ था? तो बिहार शरीफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया तथा मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक, क्वेश्चन इस पर देखिए पूछा जाएगा कि कौन किस वंश के थे? तो कर्नाट वंशीय शासक क्या नाम था? तो हरि सिंह को पराजित किया तथा मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय किसमें कर दिया? तो दिल्ली सल्तनत में किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। तुगलक के समय क्या हुआ? तो दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी की दिल्ली से देवगिरी ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद रखा।
सब मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी का मिडेवल इंडिया, इसमें बताए हुए थे ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया तथा देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखा, दौलताबाद रखा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से क्या कहाँ ले आया, तो दिल्ली ले आया। इस कारण उसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पागल बादशाह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सब, जानते ही होंगे इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो तुगलकपुर रख दिया, दरभंगा का नाम बदलकर। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को वैनवार वंश या आन्हिलवार वंश भी कहा जाता है। किसके द्वारा नाम रखा गया, ये तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। FST याद रखिए। इस वंश को वैनवार वंश या आन्हिलवार वंश भी कहा जाता है। इस वंश के शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की। शिव सिंह के शासनकाल में रहते थे कौन, तो विद्यापति, जो अनेक काव्यों की रचना की। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दार उल सफ़ा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक के रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक, याद रखिएगा, दारुल सफ़ा, मान लीजिए कि अगर कोई अधिक दारू पी लेता है तो दारू पीने के बाद अगर वो मतलब बेहोश होश हो जाए तो उसको कहाँ भर्ती कराया जाता है, तो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो दारुल सफ़ा ऐसे याद रखिए क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक के रोजगार दफ्तर खोल करके तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर के उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरोजगारों को रोजगार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे, बताए थे। उसमें कितना था, लगभग 1,80,000 दास थे, जिसे क्या कहा जाता था, तो दीवान ए बंदगान कहा जाता था। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग जिसका नाम था दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ जो है ये किसका प्रमुख केंद्र था, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविद्यालय यहीं अवस्थित था। उदंतपुरी का जो महाविद्यालय था, उदंत कहाँ अवस्थित था, तो बिहार शरीफ में। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम क्या रखा, तो बिहार रखा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार नाम किसने दिया, तो तुर्कों के द्वारा दिया गया। इस समय के प्रशासनिक इकाइयाँ आदि का विवरण किसमें मिलता है, तो मिनहाज उस सिराज के जो रचना है क्या, तो तबकाते नासिरी में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो पटना और गया के क्षेत्रों से फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगिरी यानी कि इसका जो वर्तमान नाम है क्या है, तो राजगीर है। कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान किए जाने की भी चर्चा मिलती है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात यानी कि इक्तियों का जो संकलन और मनाकिबुल अस्फिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। किसके द्वारा, तो याहिया मनेरी के जो है मलफूजात, ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा, ठीक है। युक्तियों का संकलन है और मनाकिबुल अस्फिया जैसी रचनाओं से अनेक बिहार में जो तुगलक काल का जो है इसमें हमें जानकारी मिलता है। सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। किसमें, तो सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा, किसके द्वारा, तो तुगलक द्वारा बिहार के उस समय प्रसिद्ध संत कौन, तो शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ थी। इंपॉर्टेंट और स्टार लगाइए, इस पर पूछा गया क्वेश्चन है। लोदी वंश, भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। यह अफगान शासक था, जो लोदी वंश था ये पहला अफगान शासक था, ठीक है। तो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया, तो दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने किसे, तो 1595-96 में जौनपुर का शासक कौन था, तो हुसैन शाह सरकी को क्या कर दिया, ये पराजित कर दिया। उसके बाद यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया, तो दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया। किसके द्वारा, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
लोधी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति क्या थी? तो ये मजबूत थी, यानी कि सुदृढ़ थी। बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। बिहार में कौन? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना। पहले दरिया खां, उसके बाद आ गया कौन? तो बहार खां नुहानी प्रशासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई पहले दरिया में था, याद रखिए, पहले दरिया, ठीक है, उसके बाद में बहार, इसके बाद कौन बना? था दरिया के बाद उसका पुत्र बहार खां नुहानी प्रशासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। बहार खां का ही नाम था क्या? सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। ये क्या किया? तो ये बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उनका साथ नुहानी और फारमूली कबीले के प्रमुख सरदारों ने दिया था। तो उसका साथ किसने दिया था? नुहानी और फारमूली कबीलों के सरदार ने इसका साथ दिया था। किसका? था बहार खां लोहानी का साथ दिया था, जिसने अपना नाम बाद में क्या कर लिया? तो मोहम्मद शाह नुहानी। सुल्तान मोहम्मद ने, यानी कि दरिया खां के बारे में ही, बहार खां के बारे में कहा जा रहा है, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में पराजित किया? तो कनकपुरा युद्ध में ये पराजित कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गया? तो 1528 में उसका मृत्यु हो गया। और उसका अल्पवयस्क पुत्र, यानी कि कम आयु का जो पुत्र था, जलाल खां, यानी कि जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ। जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के प्रशासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया। तो फरीद खां उर्फ शेर खां जो था, ये किसका? तो शेर खां ने बंगाल के प्रशासक नुसरत खां के बिहार आक्रमण को क्या कर दिया? तो विफल कर दिया। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख है। बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, ये सब मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख है। संग्रामपुर का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेबी वन अभिलेख। बेबी वन अभिलेख किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बारे में जानकारी देता है ये बिहार के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है। तो फिरोज शाह तुगलक का कौन सा अभिलेख? तो राजगीर अभिलेख है। खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ के शेर शाह का अभिलेख है। खैरवार प्रताप प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। अस्मरणीय तथ्य एक नज़र में, तिरहुत क्षेत्र में तुर्कों के अधिकार होने के बाद बैनवार वंश की स्थापना हुई। जो पढ़ा चुके थे उसका ये के शॉर्ट इसमें दे दिया है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी को गाजी इफ्तिकार उपनाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी को गाजी इफ्तिकार उपनाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता कहाँ हुआ था? उदंतपुरी, यानी बिहार, यानी कि बिहार शरीफ की विजय थी। कब किया था? 1198 ईस्वी में किया। इसने बख्तियार खिलजी ने, इब्ने बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था। इम्पोर्टेंट है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से मुलाकात करने की चर्चा किसमें मिलती है? तो सीरत फिरोज शाह में मिलती है। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसे? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे है बिहार का अफगान प्रभुत्व। नुहानियों, इसमें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है केबीसी नैनो में। अगर पूरा कर लीजिएगा तो बिहार स्पेशल में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नुहानियों का सत्ता के पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय हुआ। शेर शाह जो देखे थे ना अभी, तो शेर शाह सूरी के बारे में तो डिटेल्स में पढ़ना ही पड़ता है। तो अफगानों के नेता के शेर शाह का उदय हुआ। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में, इसमें कभी 1472 देता है और कहीं कहीं 1480 ईस्वी देखने को मिलता है। तो इसमें ये डाउटफुल होता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इसका जन्म कब हुआ था। होशियारपुर जो बैजपारा नामक स्थान में एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ था। शेर शाह के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ रहता था नहीं रहता था। फरीद खां उर्फ शेर खां ने बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? तो हसन खां सुर का जो ये पुत्र था। सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेर खान के पितामह इब्राहिम
खां भारत आया था। कौन आया था? तो शेर खां के पिता इब्राहिम भारत ये आया हुआ था। ये जरूरी नहीं है यहाँ, ये सब मत देखिए, ठीक है। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंधन करने में लगा रहा। मतलब कि वो अपने पिता का जो जागीर था उसका प्रबंधन करने में लगा था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरा किया? तो जौनपुर में। शेर खां के बचपन का नाम जो था ये फरीद खां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगाइए। फरीद खां के बचपन में एक शेर को तलवार से एक बार में मार डाला था, जिससे बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने प्रसन्न होकर के उसका नाम क्या रख दिया? तो शेर खां नाम रख दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी याद रखिएगा, ये नाम याद रखिए। अफगान शासक था उस समय बिहार में, ये सुल्तान मोहम्मद बहार खां, इसी ने प्रसन्न होकर के इसका नाम शेर खां रख दिया। चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था इसमें यह मुगलों की ओर से लड़ा था। कौन? तो शेरशाह सूरी। उसी समय उसने कहा था, यदि भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। देखा कि मुगल सेना उतना भी मजबूत नहीं है जितना उनके बारे में अब कहा जाता है। तो कहा था क्या कि अगर भाग ने मेरी ये सहायता की तो मैं एक दिन क्या करूंगा कि मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हसरत आला की उपाधि धारण किया। तो हसरत आला की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा धारण किया गया। कब? तो 1529 ईस्वी में। उस समय क्या था? तब बंगाल के शासक नुसरत शाह को ये पराजित किया था। शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जन्म दे रहा है 1472 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां, पिता हसन खां सासाराम के, कहाँ? तो सासाराम के ये जागीरदार थे। और पितामह इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। चौसा युद्ध के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया। जो चौसा का युद्ध हुआ था उसके बाद में क्या धारण किया? तो ये शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली का किला या कुहना नामक मस्जिद बनवाया। दिल्ली का जो किला या कुहना नामक मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया। दोहरिया का युद्ध, दो, जिसके देखिए इसमें अंत में दोहरिया का युद्ध, तो इसमें दो लगा दीजिएगा, ठीक है। 1532 ईस्वी में, दो अंत में है तो 1532 में शेर खां ने महमूद लोदी का साथ दिया था, परंतु वह कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। क्या था? कि कोई महत्वपूर्ण योगदान इसमें नहीं था। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को है सुदृढ़ किया। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताए थे ना एक ट्रिक पर कि याद रखिएगा, शेरशाह के द्वारा किस लड़ाई के बाद? तो सूरजगढ़ा बताए हुए थे। तो सूरजगढ़ा मतलब ट्रिक ऐसे याद करने के लिए बताया था। तो सूरजगढ़ का युद्ध जो लड़ाई हुआ था 1534 में, इसके बाद इसका स्थिति क्या हुआ? काफ़ी सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। 1537-38 में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया। 1539 में जो चौसा का हुआ इसमें क्या किया? तो हुमायूं को पराजित कर दिया। उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया। 78 ग्रेन का ये सब जो सिक्का जो चला। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त कर लिया। 40 से लेकर के 1555 तक हुमायूं इधर उधर भागता रहा। 1555 में बाद में वापस, यानी कि 15 साल तक ले दिल्ली पर इसी का राज रहा। इसके 1500 मुख्यतः ये 1540 से लेकर के 45 तक ही ये शासन कर पाया। उसके बाद इसका जो पुत्र था उसने शासन किया। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर? तो 10 जून 1540 को आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर क्या किया? तो अधिकार कर लिया। मालवा से लौटने के क्रम में उसने रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया। मालवा जो लौट रहा था तो उसके बाद ये रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। 43 में जो रायसीन जो था वहाँ का शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजपूत सरदार
जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का परिचय दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। ये सब जो पड़ता है कहाँ, तो राजस्थान में ये सब पड़ता है। तो मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजपूत सरदार जो था जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था, मारवाड़ के युद्ध के दौरान शेरशाह क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। काफ़ी इसे मतलब युद्ध करना पड़ा, हारते हारते ये बचा हुआ था, इसलिए ये बोला हुआ था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कौन था, तो किरत सिंह था। कालिंजर अभियान ये इसका अंतिम अभियान था। किरत सिंह यहाँ का शासक था। इस अभियान के दौरान जब शेरशाह उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूद पर जा गिरा, जिससे आग लगने के कारण क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गया। लेकिन काफ़ी सुकून से ये अंतिम सांस लिया था, क्योंकि ये जो कालिंजर था इसे ये जीत चुका था। अब्दुल्ला द्वारा रचित, लेकिन अधिक समय तक ये नहीं रह पाया, उसके बाद फिर ये मतलब अगले साल ही ये स्वतंत्र हो गया। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने, एक मिनट यहाँ कुछ शॉर्ट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। शेरशाह कालीन युद्ध, नहीं तो ये छूट जाएगा। और ये इस साल वाला जो क्वेश्चन होता है, ईयर वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। दोहरिया युद्ध 1532, अंत में 2 बताए थे। सूरजगढ़ ये 34 में हुआ था, चौसा का 39 में, कन्नौज या इसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है 1539 में, मालवा युद्ध 1542 में, रायसीना युद्ध 43 में, मारवाड़ 44 में और कलिंजर का 45 में। तो ये सब क्रम अगर दे दिया जाए कि क्रम से लगाने के लिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, मालवा युद्ध, रायसीन युद्ध, मारवाड़ युद्ध, कलिंजर युद्ध, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका क्रम से लगाइए कि पहले कौन सा हुआ था। पहले मालवा का युद्ध हुआ, उसके बाद रायसीन का युद्ध हुआ 42 मालवा 42 में, रायसीन का युद्ध 43 में, मारवाड़ का 44 में और अंतिम जो था यह कालिंजर था। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार का राजधानी बनाया। पटना में क्या किया कि एक दुर्ग यानी कि किले का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः क्या नाम दिया, तो बिहार की राजधानी बनाया, पुनः बिहार की राजधानी बना दिया। उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। तो कहाँ पर, तो सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखने वाले रोहतास के जिले को जीत करके शेरशाह ने उसका निर्माण करवाया। रोहतास को ये जीत करके इसी का किला कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में है, सासाराम का किला। शेरशाह ने अपने जीवन काल में प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, जबकि उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिससे पत्रों के वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। किससे कब सुधार हुआ, तो जिसके जो पत्र था ये पत्रों के वितरण में सुधार हुआ। प्रत्येक सराय में एक पारसी और के हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिससे कारकुन कहा जाता था। ये पत्रा का जो पत्राचार होता था एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, इसका सराय का निर्माण करवाया। तो ये प्रत्येक मतलब 1 कोस के बीच में करवाया था, कौन था, शेरशाह। और इसी का जो पुत्र था ये बीच में, और मतलब कि इसमें एक और इंक्लूड कर दिया। इसमें सरायों में पारसी और एक हिंदी ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में किया गया, जिसे क्या कहा गया, तो कारकुन कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सके कि पूछा जाए। शेरशाह के कानून में इमारतों पर लिखने के क्रम में पारसी और संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। इमारत पर लिखने के क्रम में पारसी और संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। सासाराम जो रोहतास में है, जिला में है, स्थित इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने शेरशाह का मकबरा निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में कराया था, लेकिन इसे इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। इसका निर्माण शेरशाह अपने जीवन काल में ही करा दिया था, लेकिन इसे पूरा किसने किया, तो इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह ने करवाया था। ये किस शैली में पूछा जाएगा, तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का ये उदाहरण है। इस पर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक याद रखिए, कौन सा, इंडो इस्लामिक। बिहार समग्र, 1 मिनट। अब ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक कला का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो इंडो इस्लामिक कला का एक उदाहरण है। इसकी रूपरेखा वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा तैयार किया गया था। इसका वास्तुकार अगर पूछा जाए तो बता चुके हैं, इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है। अगर इसका रूप रेखा यानी कि वास्तुकार पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, तो मीर मोहम्मद अली वाल खान हो जाएगा।
द्वारा बनाई गई। इसका निर्माण 1540 से 1545 के बीच में किया गया। यह लाल बलुआ पत्थर कौन सा है? तो लाल बलुआ पत्थर मकबरा, जिसका ऊंचाई कितना है? तो 122 फीट ऊंचा है, जो एक कृत्रिम झील में खड़ा है। ये किस में है? तो कृत्रिम झील में ये खड़ा है। यह लगभग वर्गाकार आकृति का है, लगभग वर्गाकार आकृति का है, जिसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी के मकबरा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। पटना शहर में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। पटना में भी एक मस्जिद बनवाया, इसका प्रमाण मिलता है। शेरशाह ने सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किलेनुमा महल किसका है? तो शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है। शेरगढ़ जो है ये इसका शेरगढ़ है। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किलेनुमा महल जो है ये शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है, जो शेरशाह के शासनकाल में क्या हुआ? निर्मित हुआ। शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण अथवा क्या करवाया? तो पुनरुद्धार करवाया। इसमें जो हो गया चित्तौड़ का हो गया, ग्वालियर हो गया, चुनार, और बिहार में रोहतास का प्रमुख किला इसमें क्या है? तो प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित सड़क, जो पुराने समय में उत्तरा पथ, शाह-ए-आजम, सड़क-ए-आजम और बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था, इस मार्ग को 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के द्वारा नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। इस प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष बिहार में बारून और डेहरी स्थित सोन नदी से लगभग 4 किलोमीटर लंबी चूना, सुर्खी व पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग की खोज कब हुआ? तो 2016-17 के वर्ष में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के शंकर शर्मा ने की। ये सब इतनी कहानी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखिए। इसका जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, बस यहाँ याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। कह रहा है कि शेरशाह ने बंगाल में सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह को दबाया था। बंगाल में जो सूबेदार था ये किसका? खिज्र खां का विद्रोह हुआ, इसको शेरशाह ने क्या कर दिया? तो दबा दिया। शेरशाह का साम्राज्य जो है 47 प्रांतों में बटा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान निर्धारण करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य था। उसने क्या किया? इस भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। क्या है? कि भूमि की माप कर लगान का निर्धारण करना, इसको जब्ती प्रणाली कहा जाता है। बाद में इसी प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा अपनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जब्ती प्रणाली किससे अपनाया था? तो शेरशाह सूरी किससे अपनाया था? शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। शेरशाह ने टोडरमल की जो जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था, अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? जब शेरशाह को जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। शेरशाह ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए। क्वेश्चन यहाँ मतलब थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, इसमें देखने यहाँ कुछ डाउट लग रहा है। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व हेतु अपनाया था, अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। शेरशाह द्वारा नहीं अपनाया गया था, जबकि टोडरमल ने ही शेरशाह का जो जब्ती प्रणाली था इसका ये अनुसरण किया हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईने दहसाला का किसके द्वारा जन्मदाता, तो मतलब वहाँ लगाइएगा टोडरमल। लेकिन अगर जब्ती प्रणाली अगर पूछा जाए तो इसका शुरुआत शेरशाह ही होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, उल्टा दे दिया हुआ है। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा राइट पूछा जाता है। इसमें कथन और कारण दे देगा 3-4, उसमें बताएगा कौन सा कथन सही है कौन असत्य है। तो 178 ग्रेन की जगह 180 ग्रेन भी दे सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 178 ग्रेन पूरा राइट होना चाहिए। 178 1 देखिए 1 7, उसके बाद 1 + 7 को ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिए 178 ग्रेन जो था ये चांदी का रुपया था, और 380 जो था ये तांबे का दाम चलाएगा। तांबे का क्या था? तो दाम था, और ये ग्रेन ये चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पन्नाह को तोड़ करके दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। दीन पन्नाह इसको पुस्तकालय जो था, इसको मतलब कि दीन पन्नाह को तोड़ करके दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला या कुहना का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली में इसमें क्या हुआ कि इसी किले के अंदर किला या कुहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो शेरशाह द्वारा करवाया गया। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने
पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया तथा पटना में दुर्ग का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार का राजधानी बना दिया। ठीक है। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। अफगानों को पुनः परास्त करने के बाद क्या हुआ कि हुमायूं जो है दिल्ली का शासक बन गया। कब? तो 1555 ईस्वी में। आगे जो है बिहार में सूफी संत। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी संतों का क्या हो चुका था कि प्रादुर्भाव हो चुका था। अब तुर्क सत्ता जो स्थापना हुआ था उससे पहले ही सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि हिंदू परंपरा में, सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के जो है ये अंश देखने को मिलता है। बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। किसका? तो चिश्ती सिलसिला का जो है ये सूफी संत हैं, ये आया हुआ था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताजफकी बिहार में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत थे। मनेर में आकर के बसने वाले इमाम ताजफकी बिहार के सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण क्या थे? ये संत थे। इसके अलावा पटना के नज़दीक पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती और दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। पीर साहबुद्दीन जगजोत ये पटना के नज़दीक आया था। हाजीपुर से अगर पूछा जाए तो सैयद इब्राहिम चिश्ती, और दक्षिण बिहार में कौन आया? तो शेख अली का भी उल्लेखनीय है। बिहार में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी आदि सिलसिलों का संत के इसमें क्या देखने को मिला? तो सक्रियता देखने को मिला। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले को मिली। तो सबसे ज़्यादा बिहार में किसका मिला? तो फिरदौसी सिलसिला जो था इसका काफ़ी लोकप्रियता मिला। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो कौन सा संत थे? तो मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। इसका क्या नाम है? पूरा नाम तो मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। इसका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म। संत कवि कौन है? तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक। तो संत कवि दरिया साहब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरकंडा गांव जो रोहतास में तथा उनका निधन 1780 में हुआ। मनेर और सुनार गांव जो बांग्लादेश में उस समय था, अभी जो वर्तमान बांग्लादेश में है, ये मनेर और सुनार गांव तक यात्रा कर और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य के बाद वे राजगीर और बिहार शरीफ में साधना की और धर्म के प्रचार प्रसार में लीन रहे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है? इसके उपदेशों में ज्ञान, इनके पत्रों का संकलन जो है मकतूबात सदी तथा इनकी रचना जो है आदाबुल मुरीदीन के द्वारा मिलती है। इनके उपदेशों का ज्ञान पत्रों का जो संकलन है क्या है? तो मकतूबात सदी, और इनकी रचना जो है तथा इनकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया? तो आदाबुल मुरीदीन के द्वारा मिलती है। इसका देहावसान कब हो गया? तो 1381 ईस्वी में। कहाँ हो गया? तो बिहार शरीफ में हो गया। संत कवि दरिया साहिब का, ठीक है, कहाँ हो गया? तो बिहार शरीफ में हो गया 1381 में। मुगल काल में बिहार, भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था ये कौन था? तो बाबर था। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। बाबर के द्वारा बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शाह के पुत्र, क्या नाम था? तो जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। बिहार में बाबर ने अपनी जो जीवनी है तुजु के बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? क्वेश्चन इस पर स्टार लगाइए। तुर्की भाषा में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण किया। हुमायूं कहाँ आक्रमण किया? तो 1531 में चुनार दुर्ग पर हुमायूं का ये पहला आक्रमण था बिहार में। बिहार में इन नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित कर दिया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली ने मिलकर के दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल और बिहार को क्या किया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शेर शाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां और दाऊद खां करामानी का नाम शामिल है। शेर शाह के पश्चात कौन का? तो बिहार में जिन अफगानों का नियंत्रण रहा उसमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां और दाऊद खां करामानी का नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 ईस्वी तक बिहार पर अपना कब्जा जमाए रखा। इसने क्या कब तक? तो 1580 तक बिहार में अपना कब्जा जमाए रखा। अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार, तो ये जो सूबेदार था
खान ए खाना मुनीम खां और राजा मानसी, सईद खां, मुजफ्फर खां और खान ए आजम, मिर्ज़ा, अजीज, कोका और असद खां, ये सब सूबेदार था बिहार में अकबर के समय में। बिहार के क्षेत्र पर मुगल प्रशासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक जो था दाऊद खां था। कौन था? तो दाऊद खां था। इस स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने कब आक्रमण किया? तो 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय अगर यहाँ का शासक पूछा जाए कौन था, तो दाऊद खां था। लेकिन अभी देखें यहाँ क्वेश्चन एक देखे हुए थे ना कि जलाल खां को किसका नियुक्त प्रशासक नियुक्त किया? मोहम्मद शाह का जो पुत्र था जलाल शाह, इसको बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया हुआ था। किसके द्वारा था? बाबर के द्वारा। लेकिन यहाँ जो है ये दाऊद खां था। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ है जलाल खां और यहाँ जो है क्या है? तो यहाँ है दाऊद खां। इस समय यहाँ का शासक था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य ये लड़ा गया। 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य की सूबा अथवा प्रांत बना दिया। जो सूबा है या अथवा प्रांत बना दिया तथा खान ए खाना मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो मुनीम खां को ये बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बाबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ देखिए जलाल खां को। बाबर के द्वारा जलाल खां को नियुक्त किया गया और अकबर के द्वारा खान ए खान मुनीम खां को नियुक्त किया गया। अकबरकालीन बिहार में मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य का क्या किया? तो सुदृढ़ता प्रदान किया। क्या नाम है? तो राजा मान सिंह। मान सिंह ने तो रोहतास में अपना राजधानी बनाया। मान सिंह रोहतास को अपना राजधानी बनाया। मान सिंह के बाद सैयद खां 1594 से 98 ईस्वी तक मुगल सेना प्रांतपति बना रहा। मान सिंह के बाद कौन रहा? तो सैयद खां। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सूबा किसके समय में देखने को हमें मिलता है? तो औरंगजेब के समय। लगभग उस समय सूबे का संख्या जो कितना था? 20 हो चुका था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में क्या किया कि विभाजित किया। खान ए आजम, मिर्ज़ा, अजीज, कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। किसे? तो मिर्ज़ा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार जो है बिहार मतलब सलीम जहांगीर के विद्रोह के मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। किसके? तो सलीम किसका नाम था? तो जहांगीर का नाम था। इस समय असद खां को बिहार के गवर्नर के पद से हटा करके आसफ खां को इस पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद जो टाइम है ये जहांगीर का 1605 से 27 तक। इसने किसे? तो मुगल से शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को, सब अलग अलग कर लीजिएगा कि किसको मतलब यहाँ का सूबेदार प्रांतपति नियुक्त किया। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने किसे? तो लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नामक सराय का क्या करवाया? ये निर्माण करवाया। क्यों? तो बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा जो था क्या? तो राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया तथा दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। यह सराय मेहरुनिसा जो नूरजहाँ का नाम कि मेहरुनिसा क्या वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ का ही नाम मेहरुनिसा कहा गया कि बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ उनके रुकने के लिए निर्मित की गई थी। यह सराय किसके रुकने के लिए निर्मित कराया गया था? तो नूरजहाँ के रुकने के लिए, जो बंगाल जा रही थी तो उसके रुकने के लिए। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दिया था। किसे? तो बाज बहादुर। क्या नाम था इसका? लाल बेग उर्फ बाज बहादुर। तो बाज बहादुर को जहांगीर ने क्या नाम दिया था? तो कुली खां की उपाधि दी थी तथा 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। किसे? तो 1607 में किसे बंगाल का गवर्नर बना दिया? तो बाज बहादुर उर्फ कुली खां को बना दिया। इसके पश्चात इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। कौन सूबेदार बना? तो इस्लाम खां इसके बाद सूबेदार बना। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना। ये कब बना? तो 1608 में बिहार का सूबेदार बना। अबुल फजल का पुत्र था कौन? तो अफजल खां 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को क्या किया कि सफलतापूर्वक दबा दिया।
अफजल खां की 1613 ईस्वी में क्या हो गया, तब इसका मृत्यु हो गया। 8 में ये बना हुआ था, सूबेदार बना, और 13 में क्या हो गया कि इसका मृत्यु हो गया। नूरजहाँ के भाई इब्राहिम खां को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद किसे, तो नूरजहाँ का जो भाई था इब्राहिम खां, इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इब्राहिम खां द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबरकालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। तो मखदूम दौलत का ये किसमें है, तो इब्राहिम खां द्वारा निर्मित पटना के समीप मनेर में, ये कहाँ है, तो मनेर में 1616 में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा याद रखिएगा, ये मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है, ये यहाँ देखने को मिलता है। जो कि कब बना, तो 1616 में बना। कहाँ है, तो ये मनेर में इब्राहिम खां द्वारा ये बनाया गया। सी असबा और 2 असबा और सी असबा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ 1 मिनट, जहांगीरकालीन बिहार में सूबेदार, अच्छा ये इसका सबका नाम दे दिया है कि कौन, तो 1605 में बाज बहादुर, जिसे लाल बेग कहा गया। 7 में इस्लाम खां बना, अफजल खां, अब्दुल रहमान इसका, और 1613 में जफर खां बना। 15 में इब्राहिम खां काकर बना। 17 में कुली खां द्वितीय बन गया, और 18 में मकरब खां बना। 21 में शाहजादा परवेज बना। तो शाहजादा परवेज कब बना, तो 1621 में बना। खाने दुर्रान यानी कि जिसे बैरम बेग कहा जाता है, 1622 में बना। 26 में कौन बना, तो मिर्जा रुस्तम सफावी जो है 1626 में बना। खान आलम 1627 में। 28 में कौन बना, तो सैफ खां 1628 में बना। ये सारा नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 नाम जो है ये 1605 याद रखिए। बाज बहादुर 1607 में, 8 में, और यहाँ तक 3-4 ऐसे नाम है जो याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें याद रखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, सबसे नहीं पूछा जाता है। सी असबा और 2 असबा और सी असबा का प्रथम जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर के समय 1621 में शाहजादा परवेज, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, शाहजादा परवेज का नाम 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1621 में बना था शाहजादा परवेज, बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनने वाला पहला क्या था, तो ये पहला राजकुमार था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। इसके बाद ये जो सूबेदार का पद था, ये केवल किसे दिया जाने लगा, तो राजकुमार को दिया जाने लगा। शाहजादा खुर्रम, जिसका वास्तविक नाम शाहजहां, ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके, ये जहांगीर के अपने पिता के खिलाफ ही क्या कर दिया था, तो बगावत कर दिया। विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शाहजादा परवेज से 1622 से 24 के दौरान क्या कर लिया कि छीन लिया, तथा खाने दुराम बैरम खां का बिहार का क्या किया, तो ये सूबेदार नियुक्त किया। खान बैरम खां को किसने के द्वारा था, शाहजहां के द्वारा ये बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मिर्जा रुस्तम सफावी जो था ये अंतिम था। किसके समय, तो जहांगीर के समय में शासनकाल बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था, मिर्जा रुस्तम सफावी, 1626 से 27 तक था। इसके पश्चात क्रमशः खान आलम और मिर्जा शफी सैफ बिहार का मतलब कि ये सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खान ने 1628 से 29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया। तो पटना में मदरसे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सैफ खान के द्वारा करवाया गया, जो क्या था, सूबेदार था, जिसे वर्तमान में भी सैफ खान का मकबरा मदरसा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे वर्तमान में भी क्या कहा जाता है, तो सैफ खान का मदरसा कहा जाता है। शाहजहां, इसका टाइम पीरियड 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक था। कह रहा है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो अपने शासनकाल के दौरान जब वो राजा बन गया, तो उसमें क्या किया कि अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये सब 1-2 बार इसको फिर से देख लीजिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा इसके राज्य का मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया, का अधीन किया। अब्दुल्ला खां के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल्ला खान के बाद किसे नियुक्त किया था, मुमताज महल, ठीक है।
नूरे जहाँ, मुमताज़ महल। उसके बाद किसके नियुक्त किया था? शाइस्ता खां को 1639 से 44 में, ये 43 तक ये बिहार का ये सूबेदार बना रहा है शाइस्ता खां। मुमताज़ महल के ये भाई था साज। इसके आगे है, इसके पश्चात आजम खां, जफर खां, जुल्फिकार खां 1656 से 57 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये क्रम है सबका। इसके बाद आजम खां आया, जफर खां आया, जुल्फिकार खां आया। शाहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो किसके कहने पर? अलीवर्दी खां को। तो कि ये दारा शाहजादा जो था, दारा सिकोह के कहने पर शाहजहां ने 1657 ईस्वी में क्या किया? तो अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने शाहजहां की बीमारी के समय शाहजादा शुजा का साथ देने लगा। जिसने शाहजहां की बीमारी के समय क्या हुआ कि शाहजादा जो शुजा है इसका साथ देने लगा। शाहजादा सुलेमान सिकोह और मिर्ज़ा राजा जैसी के नेतृत्व में शाही सेना ने शाहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शाहजादा दारा को पराजित करके शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब ने इसमें किसको हराया था? तो शाहजादा दारा सिकोह को इसमें पराजित किया था सामूगढ़ के युद्ध में। डॉक्टर एल श्रीवास्तव, यहाँ देखिए एक बार इसको और देख लीजिए। कह रहा है कि शाहजादा सुलेमान सिकोह और मिर्ज़ा राजा जैसी के नेतृत्व में क्या हुआ कि शाही सेना ने क्या किया कि शाहजादा शुजा जो है को पराजित किया। किसने? तो मिर्ज़ा सुलेमान सिकोह और मिर्ज़ा राजा जो है जैसी के नेतृत्व में शाही सेना ने, शाही जो सेना था ये मतलब कि जो इसका जो सेना था, शाही सेना ने शाहजादा शुजा को पराजित कर दिया। लेकिन सामूगढ़ का जब ये सब क्या हो रहा था कि अपने आप में सत्ता के लिए लड़ाई चल रहा था, तो सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किससे पराजित कर दिया? शाहजादा जो दारा सिकोह था। ये वास्तविक शाहजहां के बाद मतलब कि इसका वास्तविक जो बनने वाला था, ये राजा बनने वाला था कौन था? तो दारा सिकोह ही बनने वाला था। काफ़ी सहिष्णु शासक था ये। तो और सामूगढ़ का लड़ाई हुआ, तो सामूगढ़ के जो युद्ध हुआ इसमें औरंगजेब ने किसको पराजित कर दिया था? दारा सिकोह को पराजित करके शाहजादा शुजा को बिहार में क्या कर दिया? बिहार सौंप दिया। और इसके बाद में औरंगजेब स्वयं मतलब कि क्या बन गया? तो शासक बन गया। जो मुगल सेना का वास्तविक शासक है वो मतलब उसमें शासक बन गया मुगल का। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा है? तो मुगल स्वर्ण युग कहा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम पूछा जाएगा कि किसके द्वारा? तो डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने। या पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल को, शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग माना? तो शाहजहां के टाइम पीरियड को। एल श्रीवास्तव ने किसके शासन मतलब कि टाइम पीरियड को कहा है कि मुगल काल का ये स्वर्ण युग था? तो शाहजहां हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी, जिसका टाइम पीरियड 1659 से 64 तक की क्या था? तो इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मुगल औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया? तो दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर, वर्तमान जो औरंगाबाद जिला है, नामक शहर बसाया। औरंगाबाद नगर शहर जो बसाया, ये का किसके द्वारा बसाया गया? तो औरंगजेब के द्वारा बसाया गया। तथा पटना में दारुल अदल यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया। कौन? तो औरंगजेब ने। दाऊद खां के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। दाऊद खां के बाद कौन बन गया? तो लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री कौन आया? तो बर्नियर आया। किसके समय? तो औरंगजेब के समय में ही आया था, बर्नियर आया। इसने पटना का भारत के सबसे बड़े शहरों के रूप में एक माना जाता है। इसने क्या किया? जिसने पटना का भारत के सबसे बड़े शहरों में एक माना था। किसने माना था? बर्नियर ने माना। क्वेश्चन दे देगा कि किसने पटना को भारत में सबसे बड़े शहरों के रूप में माना था? तो बर्नियर के द्वारा। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने किया है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर कि बिहार में जो अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, इसका वर्णन किसके पुस्तकों में देखने को मिलता है? तो ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने किया है। तो ऑप्शन इसका अगर दे दिया जाए दोनों ऑप्शन, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 ईस्वी में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली। औरंगजेब का जो तीसरा पुत्र था शाहजादा आजम, इसको कुछ समय के लिए इसका क्या मिला? तो बिहार की सूबेदारी मिली। तथा उसके बाद मिर्ज़ा फकीरुल्लाह उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हो गया। इसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी गई। तो किसके शासनकाल में पटना की अंग्रेज फैक्ट्री लूटा गया?
तो सैफ खा के समय में पटना के जो अंग्रेज का जो फैक्ट्री है ये लूटा गया। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसका जो प्रिय पुत्र था कौन था, तो शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कब, तो 1702 ईस्वी में, अपने मृत्यु से 5 साल पहले। औरंगजेब का मृत्यु कब हो गया था, तो 1707 में हो गया था, लेकिन उससे 5 साल पहले किसको ये बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो शाहजादा अजीम को। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसका नाम अजीमाबाद रखा। अजीमाबाद राजा मतलब ये सूबेद, इसी के नाम पर शाहजादा अजीम के नाम पर ये अजीमाबाद नाम रखा गया। पटना का पुनर्निर्माण करवाया और पटना का नाम क्या रखा, अजीमाबाद रखा। उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शाहजादा अजीम उस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, तो शाहजादा अजीम उस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब नायब पद क्या किया, तो प्रदान किया। मुगल बादशाह यानी कि उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जो हो गया, उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह। इसके बारे में तो इसने किया, तो शाहजादा अजीम उस शान को बिहार का क्या कर दिया, तो सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और फर्रुखसियर को बंगाल का नायब पद प्रदान कर दिया। फर्रुखसियर वापस 1711 ईस्वी में बंगाल से बिहार चला आया। फर्रुखसियर है क्या, तो 1711 में क्या हुआ कि इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुका था 1707 में, तो 1711 में बंगाल से ये बिहार आ गया फर्रुखसियर पहला मुस्लिम मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो फर्रुखसियर का। सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू और जगदीशपुर के उदबंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। ये क्यों सा उदबंत, तो सूबेदार क्या था, तो फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू और जगदीशपुर के उदबंत सिंह के विरुद्ध क्या किया, सैन्य अभियान किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कहता है कि फखरुद्दौला ने पटना में ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण किया। इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो फखरुद्दौला ने यह कहा था दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण पटना में करवाया। बस एक बार सुनिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान में रहेगा। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। किसके समय, तो फर्रुखसियर के समय में बिहार पर किसका तो बंगाल के नवाबों का जो है ये क्या हो गया, तो प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंपॉर्टेंट है ये। फिर भी बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1713 ईस्वी में ग्रहण किया। उसके बाद लेकिन फिर भी क्या हुआ कि 1713 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथों में लिया। बिहार के शासक, एक इसमें शॉर्ट देख लेते हैं। बिहार के शासक दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया। इसके बाद अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। दाऊद खान भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ कि बिहार के शासक जो है दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया था। इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। दाऊद खान क्या हुआ कि भाग खड़ा हुआ। मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार का फारसी शिक्षा का मुख्य क्या था, तो ये केंद्र था। कौन सा, तो ये पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में किसका, तो फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मध्यकाल में बिहार में सूफी संप्रदाय का सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली थी। इंपॉर्टेंट। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी में के संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। ठीक है। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। जो मलिक इब्राहिम का बिहार शरीफ में मकबरा है, ये किस में है, तो मुगल शैली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के बीच अपने पिता के मृत्यु के बाद बनवाया। इस क्वेश्चन को बताए हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यह आगरा में स्थित है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। किसका है, तो पूर्णतः संगमरमर से बनी यह प्रथम कृति है। इसमें सजावट की पिटरा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पिटरा ड्यूरा जो होता है ये बेशकीमती जो नक्काशी जो किया जाता है हीरे पत्थरों से, इसमें जवाहरात से, इसी को पिटरा ड्यूरा कहा जाता है। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। किसका, तो अजीम उस शान के पुत्र की फर्रुखसियर जो था, इसका पुत्र जन्म कहाँ हुआ, तो पटना में ही हुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें अभी और आज ये मध्यकालीन जो है ये खत्म हो गया। इसके बाद में आधुनिक जो बिहार होगा इसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।